आप सभी ने सुना होगा कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अक्सर क्रोध में लिए गए निर्णय हमारे गलत हो जाते हैं, अनेक रिलेशन जिसको क्रोध खा जाता है। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस क्रोध को हम नियंत्रण में कैसे लाएं, कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है। यदि आप मेरे 5 सरल से उपाय मान लें तो बहुत हद तक हम इस गुस्से से बच सकते हैं और अपने रिलेशन में, अपने बिजनेस में, अपने परिवार में अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन 5 उपाय को कौन से हैं। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, डिले द रिस्पॉन्स, यानी आपको प्रतिक्रिया देने में देरी करनी है। हालांकि ये बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां पर हमें क्रोध आया है, अगर हम इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है वो 2 हिस्सों में काम करता है। एक हमारा इमोशनल पार्ट होता है, एक रेशनल पार्ट होता है। जो हमारा तुरंत प्रभावित होता है या किसी भी परिस्थिति में सबसे पहले रिस्पॉन्स करता है वो इमोशनल पार्ट होता है। अक्सर ये हमारा राइट साइड में होता है। तो वहां पर इमीडिएट रिस्पॉन्स तो आता है, लेकिन वो इमोशनल होता है, उसके पीछे कोई तर्क, कोई लॉजिक नहीं होता। लेकिन यदि हम वहां 15 से 20 सेकंड उस रिस्पॉन्स को डिले करते हैं या कुछ मिनट के लिए हम उसको देरी से करें, तो ऐसे में हमारा जो रेशनल पार्ट होता है, जो लेफ्ट साइड होता है, वो एक्टिव हो जाता है। और ऐसे में हम जो भी प्रतिक्रिया देते हैं वो सोची समझी होती है, उसके पीछे एक तर्क होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि सबसे पहले जब भी आपके सामने ऐसी स्थिति घटित हो तो कुछ समय आपको लेना है। एक छोटी सी कहानी मैं इसमें बताऊं। एक पुराने समय की बात है, किसी व्यक्ति के पास एक लेटर, एक पत्र आया और उसमें उसके दोस्त ने उसको बड़ा जो है भला बुरा कहा, गालियां लिखी उसमें। तो वो व्यक्ति जो है बड़ा उदास था। शाम को वो अपने एक मित्र के पास अक्सर जाया करता था, उसके पास गया तो उसने उससे पूछा कि आज बड़े अपसेट आप, उदास आप लग रहे हैं, चिड़चिड़े से। तो उसने कहा कि मैं उदास क्यों ना हूं, ये देखो मेरे परम मित्र का पत्र मेरे पास आया है और उसने कितनी बुरी गालियां मेरे को लिखी है, मन करता है मैं भी उसको गालियां लिख दूं। तो उस व्यक्ति, उस सज्जन, उस दार्शनिक ने कहा कि कोई नहीं, आप भी बदले में लिख सकते हैं। उसने भी जी भरकर जितनी बुरी गालियां हो सकती थी लिखी। उसमें लिखने के पश्चात वो व्यक्ति जो था, यानी जिसके पास वो गया था, वो दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक या कोई भी उस समय का विद्वान, उसने कहा कि देखो अब तो शाम हो चुकी है, डाक वैसे भी कल निकलनी है, तो आप ऐसा करें, इसको आप मेरे पास छोड़ जाएं और कल सुबह जब आप आओगे हम इसको पोस्ट कर देंगे। तो उसने कहा कि ठीक बात है। अब वो अगले दिन जब सुबह आया तो उसने पूछा कि चलिए हम उसको पोस्ट करते हैं। तो उसने पूछा कि भाई अगर आप इसमें कुछ संशोधन करना चाहें। हाँ, उसने कहा कि कुछ मैंने इसमें गलत बातें ज्यादा लिख दी हैं, मैं कुछ उसमें से काटना चाहता। तो उसने कहा कि आप ही का पत्र है, आप इसमें से काट सकते हैं। उसने उसमें से कुछ गालियां हटा दी। उसने कहा कि कोई नहीं, हम चाय वाय पीते हैं और शाम डाक निकलने से पहले जो है इसको डाल देंगे। तो उसने कहा कि ठीक है। अब वो बैठे, पूरा दिन बिताया। शाम होते होते उस व्यक्ति का मन बदल गया और उसने कहा कि ऐसा है, मेरे मित्र ने जो किया सो किया, लेकिन मुझे उसके लिए ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए, ऐसे शब्द नहीं लिखने चाहिए। तो इसमें यदि इसके पीछे तर्क आप खोजने जाएंगे, वो था डिले द रिस्पॉन्स, यानी उसने प्रतिक्रिया करने में जैसे जैसे देरी की वैसे वैसे उसका इमोशनल पार्ट कम होता गया और रेशनल पार्ट जो है एक्टिव होता गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं जी, दूसरी हमारे पास क्या टेक्निक हो सकती है। तो दूसरी जो अच्छी टेक्निक है वो है एंटिसिपेट द प्रॉब्लम, यानी समस्या का अनुमान लगाएं। अक्सर हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि वहां जाने से झगड़ा हो सकता है, बात बिगड़ सकती है, लेकिन हमारी क्यूरियोसिटी, हमारी जिज्ञासा, हमारा एक मन रहता है कि नहीं वहां जाके आज ही फैसला करें। लेकिन मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि आप उस समस्या का अनुमान लगाएं और यदि आपको लगता है कि वो समस्या आपको क्रोध दिलाने वाली हो सकती है, आपके रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है, तो वहां जाने से बचें। जितना ज्यादा आप वहां पर बचेंगे उतना आप पाएंगे कि मधुरता बनी रहेगी। हमें ध्यान रखना है, समस्या का अनुमान लगा लें आप। आपको पता होना चाहिए कि फला स्थिति में मेरा कैसा व्यवहार हो सकता है, उन व्यक्तियों के आने से कैसा व्यवहार हो सकता है। दूसरी चीज ये भी ध्यान में आपको रखनी है कि यहां पर मान लीजिए मुझे उसको कहना तो है, लेकिन कहने का ढंग यदि मेरा अलग हो जाता है तो शायद समस्या इतनी नहीं बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए सपोज करें आपको किसी व्यक्ति को कुछ कहना है, तो ऐसे में आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे आप बात भी कह सकें और स्थिति ज्यादा गंभीर भी ना हो। तो यह हमें ध्यान रखना है, समस्या को भाप जाएं और कोशिश करें कि वहां पर आप ना जाएं तो अच्छा है। आगे हम बात करें यहां पर एम्पैथी। अक्सर हम दूसरों पर बिना सोचे समझे चिल्लाने लगते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि वो व्यक्ति उस परिस्थिति में वहां पर क्या महसूस कर रहा होगा। यदि हम उसकी जगह होते तो शायद हमसे भी ऐसा ही हो जाता। तो यहां पर एम्पैथाइज यहां पर होना है। आपको करना क्या है कि उस व्यक्ति की उस स्थिति को समझें।
जैसे मान लीजिए सपोज करें आपके घर में कोई नौकर है, या मान लीजिए आपकी क्लास में बच्चे हैं, आपने डांटना फटकारना शुरू कर दिया या नौकर को, ऐसे में ये देखना चाहिए कि हो सकता है उसको किसी अन्य व्यक्ति ने कोई काम दिया हो या पहले से वो किसी काम में लगा हो, तो ऐसे में उससे बातचीत करनी चाहिए बजाय कि उस पर सीधा चीखने चिल्लाने के। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे हम बात करें इसमें रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट एंड इश्यूज। अक्सर हम ये देखते हैं कि कोई भी हमें ऐसी स्थिति जिसमें मान लीजिए क्रोध आया था और ऐसे में हमारे रिश्तों में कड़वाहट आई, तो लंबा समय नहीं देना चाहिए, हमें जल्दी से उस समस्या का निपटारा करना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं कि कोई भी समस्या घटित होती है, हम एक बार बात करने का प्रयास करते हैं, सामने वाला मना करता है, ऐसे में हम उसको छोड़ देते हैं, 15-20 दिन बाद फिर उसी बात पर लड़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, आपको बैठकर उस समस्या पर बातचीत करनी चाहिए, देखना चाहिए वो ऐसी स्थिति क्यों घटित हुई, किस वजह से ऐसे समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं। तो इस पर जब आप विचार करेंगे, इस पर जब बातचीत करेंगे, तो यहां पर इसका निपटारा हो सकता है। तो आपको रिजोल्व करने का प्रयास करना चाहिए। जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपके मन में, मित्रों के बीच में हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो सकते हैं, दो बिजनेस पार्टनर के बीच में हो सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के बीच में, तो आप बैठकर उस पर बातचीत कीजिए, उसका निपटारा कीजिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं मानता हूं कि यहां पर जो हमारी एनर्जी सही दिशा में लग जाए, उसको हम चैनलाइज कर दें, तो काफी हद तक हम अपने गुस्से को कंट्रोल भी कर सकते हैं। और ये पाते हैं, इसमें ये देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति जो अपनी ऊर्जा का सही संचालन करते हैं, उनमें अन्य की तुलना में गुस्सा कम देखा जाता है। तो लास्ट अंतिम सलाह मैं आपको यही दूंगा कि अगर आपको अत्यधिक क्रोध आता है, तो आप पहले वाले नियम तो अपनाए ही, इसके साथ साथ डेली एक्सरसाइज आप करना शुरू करती है, अपनी एनर्जी को चैनलाइज कीजिए। क्योंकि इन एक्टिविटीज में यदि आप अपना एग्रेशन रिलीज भी करते हैं, तो वो समाज द्वारा स्वीकार्य होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर ये गोल करने पर यदि चीखते चिल्लाते हैं, तो यहां पर उसको स्वीकार किया जाता है, बल्कि उसको तालियां मिलती हैं। और यहां अगर मान लीजिए आप घर में चीखते चिल्लाते हैं, तो वहीं पे आपको बुरा भला कहा जाता है। हमें ध्यान रखना है। इसके अनेक माध्यम हो सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, पोइट्री कर सकते हैं, गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अनेक ऐसे माध्यम हैं जिससे आप अपनी ऊर्जा को चैनलाइज कर सकते हैं। आप ये 5 सरल से नियम अपने जीवन में उतार लीजिए, आप पाएंगे कि आप अपने गुस्से पे पूरे हद तक नियंत्रण कर पा रहे हैं। तो आप सभी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, धन्यवाद।